नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह। अखिलेंद्र जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबसे बड़े ये वैचारिक एक्टिविस्ट हैं। मैं अब इन्हें ये कहता हूँ क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं कि अखिलेंद्र जी को थोड़ा ज़्यादा बुलाना चाहिए। अखिलेंद्र जी आपका स्वागत है और आज हम आपसे बात करना चाहेंगे विपक्षी एकता, विपक्षी दल और राष्ट्रीय राजनीति इसके ऊपर, कि विपक्षी दलों का कोई रोल बचा है, नहीं बचा है, क्या इश्यूज हैं और राष्ट्रीय राजनीति किधर जा रही है? अखिलेंद्र जी। देखिए, अभी विपक्षी दलों की भूमिका तय करने के लिए जरूरी है कि हम राष्ट्रीय चुनौतियों को समझें और अगर उन राष्ट्रीय चुनौतियों को विपक्षी दल स्वीकार करता है तो उसका महत्व है। इधर मैं ये देख रहा हूं कि करीब करीब सभी, चाहे सामाजिक संगठन हो, कुछ छोटे मोटे राजनीतिक वामपंथी दल हो, वो लोग पूरी जो कोशिश लगा रहे हैं, उनका जो कहना है कि एक पैन पोजीशन, सभी विपक्ष के लोग एक मंच पर आए। मैं इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहता हूं और एक राजनीतिक स्वीकार्यता और विचारधारात्मक स्थिति के आधार पर भी कहता हूं। सवाल यह नहीं है कि सभी विपक्षी दल एक मंच पर आए, क्योंकि जिनको अपने एक मंच पर राजनीतिक फायदा है वो लोग आएंगे। हम अगर ये चाहें कि सब लोग एक जगह आ जाएं तो हमारे चाहने से न लोग आएंगे न हमारे चाहने से लोग हटें। वो सब लोग अपनी राजनीतिक क्षेत्र में माहिर हैं। इसी तरह का बहस मैंने कुछ समाजवादी मित्रों के बीच में देखा और उनके समूह में मैंने भी अपना विचार भेजा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस प्रयास करे और सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर ले आए, और कुछ लोगों का कहना था कि जो विपक्षी दल हैं उनको एक साथ आकर के कांग्रेस से वार्ता करके इन सवालों को हल करना चाहिए। इस तरह से कुछ दो विचार हमको समझ में आए उनके। तो मैंने इस पर एक बात लिखी, यह प्रयास समान विचारधारा के लोग और जो हर हाल में आरएसएस और भाजपा की राजनीति को परास्त करना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनकी महज ये सदिच्छा है। उनकी भूमिका अगर कुछ आज हो सकती है इस देश में, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनौतियां पैदा की हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य आज के दौर की प्रेरक शक्ति है, उस प्रेरक शक्ति को जनता के बीच में उसका चरित्र पर्दाफाश करना और जनता को शिक्षित करना, ये जितने दल हैं, अगर नीचे से दबाव बनेगा या उनको अपनी राजनीतिक जरूरत होगी तो वो एक साथ आएंगे। उसमें हमारे जैसे जन आंदोलन या राजनीतिक सोच के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका नहीं बनती। हमारी भूमिका जो बड़ी बनती है वो यहाँ है कि इस देश में जो ग्लोबल कैपिटल ने चुनौती पैदा की है, बगैर उससे निपटे हुए हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। जब मैं ग्लोबल कैपिटल की बात करता हूं, अंतरराष्ट्रीय पूंजी की बात करता हूं, तो उस अंतरराष्ट्रीय पूंजी में केवल न्यूयॉर्क और लंदन के बड़े माफिया ही नहीं है, बड़े फाइनेंस के बड़े वो टाइकून्स ही नहीं है, उसमें भारतवर्ष के बड़े कारपोरेट की पूंजी लगी हुई। ये बड़े भारत के भी बड़े पूंजीपतियों का और दुनिया के बड़े पूंजीपतियों का जो समूह है, वो आज के दौर में
इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का निर्माण करता है, जिसको हम ग्लोबल कैपिटल कहते हैं। इस ग्लोबल कैपिटल के बारे में आपकी राजनीतिक समझ क्या है? जैसे कुछ लोग कहते हैं ये तो वैचारिक बात है, ये बाद में देखी जाएगी। मैं कहता हूं कि इसके बारे में आप स्पष्ट हो लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि छत पर चढ़ करके ग्लोबल कैपिटल का विरोध करो, ग्लोबल कैपिटल का विरोध करो, ग्लोबल कैपिटल का विरोध करो, ये नारेबाजी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस देश में हिंदुत्व से जो खतरा पैदा हुआ है, जो हमारा एक सामाजिक सद्भाव खत्म हुआ है, लोगों के बीच में जो नफरत की दूरी बढ़ी है, वह हिंदुत्व को ताकत देने वाली वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हिंदुत्व का इतना बड़ा विस्तार हुआ है? हिंदुत्व की जो चुनौती है आज से नहीं है, राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन के दौर में है। क्या वजह है कि सन 47 में वह चुनौती नहीं पैदा कर पाई, और जैसे ही हमने लिबरल इकोनॉमी को अख्तियार किया, वह एक पेरिफेरी से होते हुए मुख्य धारा में और आज सत्ता में विराजमान है, जिस पर लोग कह रहे हैं कि इसको हटा पाना बड़ा मुश्किल हो। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है, आज जो अंतरराष्ट्रीय पूंजी के चरित्र में बदलाव हुआ है, जो हमारा कीन्स का स्टेट कमांड इकोनॉमी को जिस तरह से फिनांस कैपिटल ने रिप्लेस किया है, वह दुनिया भर में ढेर सारे डिक्टेटर अपनी अर्थनीति से पैदा कर रहा है। यह फिनांस कैपिटल विरोधी है, लोकतंत्र का विरोधी है, सामाजिक सद्भाव का विरोधी है, यह रोजगार नहीं बनने दे रहा है, यह किसानों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, यह प्राकृतिक संसाधनों को लूट करके पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, यह स्वास्थ्य पर खर्च नहीं होने दे रहा है, यह शिक्षा पर नहीं खर्च होने दे रहा है। जब तक उसको लगाम आप नहीं लगाते, जब तक वह जनता के निशाने पर नहीं लाया जाता, माने एक नए किस्म की राष्ट्रवाद की लड़ाई, आर्थिक राष्ट्रवाद की लड़ाई अगर इस दौर में नहीं शुरू की जाती, तो आप न्यूनतम भी कार्यभार एक राज्य होने के नाते जनता के प्रति नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारा जो राज्य है, इसकी इतनी भी क्षमता नहीं है कि ये सेल कंपनियों में जो हिंदुस्तान का पैसा जाता है और जो ये ब्लैक मनी जाती है और वहां से व्हाइट बन के मॉरिशस के रूट से आती है, उसको भी रेगुलेट करने की इसकी क्षमता खत्म हो। मोदी सरकार तो नहीं ही कर रही है, लेकिन मुझे बड़ा डर है अगर विपक्ष का कोई गठजोड़ 90 जैसा या कांग्रेस का यूपीए जैसा कोई गठजोड़ आ भी जाए, तो ये इतने बड़े पैमाने पर जो सेल कंपनियां फैली हुई हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तोड़ दी है। 60% हमारी अर्थव्यवस्था आज भी ब्लैक मनी में है। डिमोनेटाइजेशन तो एक बहाना था, डिमोनेटाइजेशन तो 2%, 3% भी हमारी पूंजी को, जो ब्लैक पूंजी थी, उसको भी अनडिस्कवर नहीं कर पा रही। सवाल यह है कि विपक्ष को एकताबद्ध करने के लिए एजेंडा क्या होगा? कौन से एजेंडे पर पूरा विपक्ष एक होगा? रोजगार पर होगा, जो फॉरेन फ्लो है कैपिटल का या इनफ्लो है कैपिटल का, उसको रेगुलेट करने पर एक होगा, शिक्षा पर एक होगा, स्वास्थ्य पर एक होगा। अब आप बहकावे में मत रखिए, पहले ये हो जाने दीजिए, बीजेपी को हटा दीजिए, फिर हम लोग किसी तरह से एक प्रोग्राम, तो मिनिमम प्रोग्राम बना करके ही हम हुकूमत करेंगे। सब लोग ये जानते हैं। आप अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो आपका एजेंडा जनता के बीच में साफ होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत ठीक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। नफरत हटाओ, दिल जोड़ो, मोहब्बत का पैगाम चलाओ, ठीक है, लेकिन वह ताकत जो नफरत पैदा कर रही है, जब तक आप उसकी शिनाख्त नहीं करते,
उसके पॉलिटिकल इकोनॉमी को जनता के बीच में साफ नहीं करते, तो यह विपक्ष अगर कोई भी नव उपनिवेशवाद के खिलाफ, पूंजी के आतंक के खिलाफ अगर एक राष्ट्रीय भाव नहीं पैदा करता और साफ तौर पर यह नहीं कहता कि वो हम उस अर्थव्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जो रोजगार नहीं बनने दे रही है, किसानों के एमएसपी जैसे कानून को नहीं बनने दे रही है, मनरेगा के भी पैसे में कमी कर रही है, हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रही है, इस अर्थव्यवस्था को अब हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। जब तक यह क्लियर कट एजेंडा जनता के बीच में नहीं आता, तब तक किसी तरह की विपक्षी एकता के लिए एक्सरसाइज करना केवल अपना मात्र प्रदर्शन है, इससे सवाल हल होने वाले नहीं है। और खास तौर पर डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसमें मैं लेफ्ट को भी मानता हूं, उनका कार्यभार यह नहीं है कि नीतीश, लालू और किसी और विपक्षी दल के लोगों को पूरी ऊर्जा लगा के एक मंच पर खड़ा कर दे और उसमें हम भी खड़े होकर कहें कि हाँ, हमने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर लिया। यह कार्यभार डेमोक्रेटिक फोर्सेस का नहीं है। यह सबसे बड़ा कार्यभार, यह जरूरी होते हुए भी सबसे बड़ा कार्यभार है कि हम जनता के सामने आज के दौर की जो चुनौतियां ग्लोबल कैपिटल ने पैदा की है, जिसकी वजह से हिंदुत्व का विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे रीजनल स्तर पर डिक्टेटर पैदा हो रहे हैं, उन पर कैसे रोक लगे। जैसे अभी देखिए उत्तर प्रदेश में चर्चा होती थी कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, धड़ल्लेस चल रहा है। अभी 2 बच्चों को, महिलाओं को आप जानते हैं कानपुर में कितना बड़ा विभत्स कांड हुआ, कोई नियंत्रण नहीं, हल्ला हो रहा है लेकिन कोई नियंत्रण नहीं, जहां चाहते हैं बुलडोजर चला के रोक देते हैं। यही लेकिन बुलडोजर जब हम नीतीश के राज में भी देखते हैं चलते हुए, तब मैं पूछता हूं, यही लाठीचार्ज वहां के लड़के जो रोजगार की मांग करते हैं, तब मैं पूछता हूं, केंद्र में आने के बाद क्या आपकी नीतियां बदलेंगी? क्या आप ये साहस कर पाएंगे? जैसे डॉक्टर लोहिया ने कहा कि ये सरकार नहीं रहेगी हमारी केरल में अगर अपने ही जनता के ऊपर उसने लाठी चलाया। आज जो सबसे बड़ा कार्यभार है, डेमोक्रेसी के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स पर, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर, इस पर आपको खुल के बोलना होगा। जितने ब्लैक लॉज हैं, इनका आपको रिव्यू करना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा आपने इनको अधिकार दे रखा है कि ये जहां चाहते हैं रौंदते हैं। छत्तीसगढ़ के मॉडल की बड़ी चर्चा होती है। आपने देखा यात्रा के दौरान राहुल गांधी से सवाल भी उठाया था कि छत्तीसगढ़ में कैसे आदिवासियों के अधिकारों को रौंदा जा रहा है। उन्होंने कहा था हम देखेंगे, जाएंगे। आज तक तो मैंने नहीं सुना है कि कहीं देखे हैं, लेकिन दमन हो रहा है। अगर यही परिघटना फिर हम राष्ट्रीय स्तर पर जैसे तैसे विपक्षियों को ले आए, जो जाकर के बाइडेन के सामने समर्पण कर दें, जो जाकर के चीन से पूंजी ले आने के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में, यह जो हमारी न्यूनतम अपनी पूंजी निर्माण की कार्रवाई है, इसको रोक दें, तो मैं ये समझता हूं यह किसी बड़े बदलाव का कारण भी नहीं हो सकता। और जो सरकार बनेगी, बड़ी जल्दी लोगों का, उससे अगर किन्हीं कारणों से बन भी गई तो बड़ी जल्दी लोगों का मोह भंग होगा। और जो फासिस्ट ताकतें बड़ी ताकत के साथ राष्ट्रीय राजनीति में और उभरेंगी, यह बहुत बड़ा खतरा है। अगर फासिज्म से निपटना है, फासिज्म ही है, ये अथॉरिटेरियन फैसिज्म ही है, ये तानाशाही ही है जो इस देश में हिंदुत्व के विस्तार के लिए जगह दी है। ये पूंजी की तानाशाही है। ये पूंजी की तानाशाही हिंदुत्व को बड़े पैमाने पर फैला रही है। अगर आप हिंदुत्व से, सांप्रदायिकता से लड़ना चाहते हैं, तो जो उसका केंद्रक है, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है, जिसमें हमारे देश का कारपोरेट भी जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप चोट कीजिए। बगैर अगर उसके ऊपर चोट आपका दस्तावेज नहीं करता है, तो ये विपक्षी बातें महज एक चुनावी एक्सरसाइज है। जनता की इसमें कोई बहुत बड़ी दिलचस्पी नहीं रहेगी। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।
अखिलेश जी, आपने बातें कही, पर समझने का सवाल ये है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जाके पाँव न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। और जितनी चीजें आपने कही, हमारे दर्द की बात कही, पर हमारी जनता को तो दर्द कहीं महसूस नहीं हो रहा है। जनता के बीच से कोई 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग इस फाइनेंस कैपिटल की प्रॉब्लम को 140 करोड़ के मुल्क में नहीं समझते हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ आप ही की समझ है ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर अखिलेंद्र जी नहीं देते हैं। वो एक आरोप लगा करके सामान्य आरोप निकल जाते हैं। तो मैं आपसे उनकी बात को सामने रख के कहता हूँ कि इस तरह के दर्द को इस देश के 140 करोड़ लोगों में 1 करोड़ लोग भी नहीं समझते हैं, या 50 लाख लोग भी नहीं समझते हैं। वो सामने क्यों नहीं आते इसके समर्थन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि जनता की समझदारी पॉलिटिकल एजेंसी में रिफ्लेक्ट होती है। मैंने इन वर्षों में वामपंथी आंदोलन, जिसमें मैं डॉक्टर अंबेडकर से लेकर समाजवादियों को भी मानता हूं, जिसको हमने ब्रॉडर सेंस में एक डेमोक्रेटिक आंदोलन में कहता हूं, जिसमें पर्यावरणवादी भी हैं, सब लोग, उनके विमर्श को मैं देखता हूं तो मैं भौचक्का रहता हूं। विमर्श क्या होता है? विमर्श व्यक्तियों की इर्द गिर्द ज्यादा होता है, उनके विचारों के इर्द गिर्द नहीं होता। बहसें भी लंबी लंबी होंगी, लेकिन आज के दौर की जो चुनौती है उसमें शायद ही मैंने किसी से सुना, जितने भी हमारे इस पुरोधा लोग हैं उसमें शायद ही हमने कोई ग्लोबल कैपिटल के ऊपर हमलावर रुख अख्तियार करने की वकालत नहीं देखा। ग्लोबल कैपिटल के कुछ सिम्टम्स पर बातें होती, जैसे अंबानी की हो गई, अडानी की हो गई, लेकिन यह ग्लोबल कैपिटल ऑपरेट कैसे करता है, ये कैसे लार्ज मासेज ऑफ पीपुल को जोड़े हुए है। भाई, पहले आप प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी में चले जाए या हिंदुस्तान के ही पूंजीवादी दौर में भी देख लें, गांव में एक बड़ा तालुकेदार था, जमींदार था, दूसरी तरफ किसान जनता थी, मजदूर था, आमने सामने की लड़ाई थी। दूसरे दौर में, औद्योगिक उत्पादन के दौर में, आप देखिए बड़े बड़े कल कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, मजदूर था बड़े पैमाने पर। आज ये दोनों बैकग्राउंड में चले गए। आज अगर आप देखिए फिनांस कैपिटल का मालिक कौन है, कैसे ऑपरेट हो रहा है, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, कॉमन आदमी से भी आप शेयर मार्केट का पार्ट बना देते हैं उसको। वो अभी LIC में जमा करता है, वो बैंक्स में जमा करता है, म्यूचुअल फंड में जमा करता है, छोटी छोटी पूंजी से भी जमा करता है। मार्केट के लॉज को नहीं जानता, बस उसको बताता है एजेंट कि इसमें बड़ा बेनिफिट हो रहा है, इसमें लगा दो। अदानी के गैस टोटल में बड़ा पैसा है, इसमें लगा दो। इतना लगाओगे 5 साल बाद, 2 साल के बाद बहुत बड़े पूंजीपति हो, या गोल्ड खरीद लो। अरे, उसको नहीं मालूम है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ये फाइनेंस कैपिटल की जो पूंजी है, जैसे अदानी ही 1 हफ्ते के अंदर उनकी अर्थव्यवस्था आधे पर सिमट जाएगी। केवल यह बात नहीं है कि उनके पास अभी 10 लाख करोड़ रुपए का सेट है, उनकी बार्गेनिंग क्षमता दुनिया की मार्केट में खत्म हो गई। बड़े बड़े जो बैंक्स थे, बड़े बड़े जो कारपोरेशंस थे फिनांस के, उन्होंने अपना हाथ खींचना शुरू किया। अभी 25वें पे गए हैं, पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे। यह मैकेनिज्म अभी हिंदुस्तान के आम लोगों के पास उस तरह से नहीं है। इसलिए नहीं है कि कोई उसको यह बताने वाला नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी पॉलिटिकल एजेंसी है ही नहीं। पॉलिटिकल एजेंसी के जितने भी विवाद आप देखेंगे, वो विवाद का मूल प्रश्न कि हिंदुस्तान में अपने राष्ट्र को बचाना, आज हमारे देश के लिए अपने राज्य की स्वायत्ता को बचाना, अपनी खेती किसानी बचाना, रोजगार बचाना, शिक्षा बचाना, पूरे लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करना,
इस प्रश्न पर बहुत कम राजनीतिक बहस, हम विमर्श ऊपर के लेवल पर देखते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनको मैं देखता हूं, जैसे भारतवर्ष में अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा खाली हो गया है। प्रभात पटनायक जैसे लोगों को हम जानते भी नहीं है कि कितने मार्क्सवादी लोग भी प्रभात पटनायक का मार्क्सवाद के बारे में समझ को, लेनिन के बारे में समझ को कितने लोग जानते हैं, या अमित भादुरी जैसे लोगों को कितने लोग जानते हैं, पॉपुलर ढंग से अरुण कुमार जी को कितने लोग जानते हैं। बहुत इनकी जो एजेंसीज हैं जनता के बीच में, इनको जो ले जाने की जरूरत है। जैसे अब अरुण कुमार बताया जाता है कि 6% 7% हमारी विकास दर है। अरुण कुमार जी कहते हैं कि भाई यह तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर आप जोड़ लो तब तो आप नेगेटिव में आपका जीडीपी में विकास होगा। ये बात कितने लोग जानते हैं? वह तो चूंकि मीडिया पर भी उनका कंट्रोल है, समाज के प्रभुत्व लोगों में भी उनका कंट्रोल है, एक लुम्पन गिरोह जो राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हुआ है, जो एक कभी किसी के ऊपर हमला कर देता है, और जो हमारे रीजनल दल है वो तो उनकी मजबूरी यहां तक देखिए कि जीएसटी के सामने उन्होंने जो राज्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे नेशनल मूवमेंट में राज्य की जो स्वायत्ता थी, स्वतंत्रता थी, उसको जीएसटी के माध्यम से खत्म कर दिया गया। तो क्या वो नहीं समझते? समझते सब है, लेकिन उनकी समस्या ये है कि पूंजी के दबाव में, और पूंजी में कुछ हमें भी मिल जाए, इसके दबाव में काम करते हैं। इसलिए आप अगर उनसे ये अपेक्षा करें कि नहीं जानते, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं जानते, बहुत सारे दल हैं तो उनके अंदर सही मायने में थिंक टैंक भी नहीं है। आप उनको बहुत सारे बरबोज मिल जाइएगा जो पार्लियामेंट में भांज देंगे, यहाँ भांज देंगे, वहां भांज देंगे, लेकिन उनका भी जो विमर्श है वह पॉलिटिकल इकोनॉमी और हमारे देश की सेहत पर उसका क्या प्रभाव है। मैं तो ऐसी बहसें उन लोगों में आप भी खोजते रह जाइएगा, आप नहीं मिलता है। शायद जितने चैनल्स चल रहे हैं उसमें आप ही का चैनल है जो इन सब प्रश्नों के लिए थोड़ी बहुत जगह दे पाता है, और लोग तो कहीं से भी, या आप खुल करके लोगों को बुलवाते हैं। कोई भी बहस है तो आप देखिएगा बहुत सारे प्रश्न बेवजह के जो आज के दौर के लिए प्रासंगिक नहीं है, उन्हीं बहसों में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई सावरकर क्या थे, गोलवलकर क्या थे, लेकिन सावरकर गोलवलकर के बारे में बताने मात्र का काम आपका नहीं है। आज की क्या चुनौती, ये चुनौती सावरकर और गोलवलकर की जो चुनौती थी उस समय लोगों ने उसको तय किया। गांधी जी उस चुनौती को अपने व्यवहार से पीछे ढकेल दिए, या पंडित नेहरू ने, या यहां तक कि इंदिरा गांधी के जमाने में भी कैपिटल का एक कंट्रोल तो था ना। कम से कम कोई पूंजी बाहर से आके रौंद नहीं रही थी, और कोई पूंजी यहां से भाग के नहीं जा रही थी। इतना नियंत्रण तो था ना पूंजी पर। कितने लोग हैं जो 90 के बाद और 90 के पहले की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं? मैं ये मानता हूं बहुत सारे ऐसे साथी आपको मिल जाएंगे जो कह रहे तो पूंजीपतियों का संकट है, पहले भी पूंजीपति थे, आज है। अरे भाई, उस समय का 47 से लेके 80 तक का दौर, 80 के बाद का दौर, बहुत बुनियादी फर्क है। जानने वाले हमारी जो मास है उसके बीच में तो आप बहस कहां खोज के ले आते हैं? सामाजिक न्याय के लोगों को भी आप देखिए, उनकी बहसें किस तरह की होती। उनकी जितनी भी बहसें हैं एक आधा अधूरा बहस है। किस बहस को कहां किया जाना चाहिए, साहित्यिक सांस्कृतिक जगत में कैसे बहस होनी चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्र में जनता की एकता न टूटे उसमें कैसी बहस हो, मैं बगैर नाम लिए हुए आपसे कह सकता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना किस्म की बहसें जनरेट हो रही। तो वो किसी एक पर्टिकुलर जाति पर आप चोट करके क्या हिंदुस्तान में नया साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करने जा रहे हैं? जो आज की चुनौती है
दवा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है। सिंपल बात है कि क्यों नहीं मिल रही। जैसे हम आपसे एक बात कहते हैं, हल्ला होने लगता है कि भाई फिस्कल डेफिसिट न बढ़ने दो, फिस्कल डेफिसिट न बढ़ने दो। फिस्कल डेफिसिट की बात तो आजादी के बाद कभी नहीं उठी। उस समय तो अच्छा माना जाता था, अगर घाटे की भी अर्थव्यवस्था हो तो ये होता था कि रिसोर्सेज बिल्डअप किए जाएंगे। ये 90 के बाद ये क्यों हो गया कि हम फिस्कल मैनेजमेंट करेंगे, 3% से ज्यादा आप नहीं खर्च कर सकेंगे? किसके स्वार्थ में हो रहा है? जब आप फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने नहीं देंगे तो आप शिक्षा पर कुछ नहीं खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पर कुछ नहीं खर्च करेंगे, कृषि पर आप किसान कितने मर जाएं लेकिन उनकी एमएसपी नहीं मानेंगे। जो हेल्दी कैपिटलिज्म का पूरा डायमेंशन है उसको आप बढ़ने ही नहीं देंगे। आप सन 90 से उठा के देख लीजिए, प्रति व्यक्ति उपभोक्ताओं का जो उपभोग है अनाज का वो कम होता चला गया है। कोई उस पर बहस नहीं। पूरी बहस को जो जो हमारे देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने संकट पैदा है किया है, इसे हटाने के लिए दूसरी बहसें हो रही हैं। तो मैं विनम्रता से आपसे ये कह सकता हूं कि देखिए, सन 24 आ रहा है, बहुत सारी जगह आप नजर दौड़ा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अगर बहसें हो रही हैं तो एक बहस ये होती है कि हम सामाजिक न्याय का ये करेंगे वो करेंगे। वहां भी कोई ठोस मुद्दा नहीं है सामाजिक न्याय के बारे में। दूसरी बहस अगर आप उठा के देख लीजिए तो वहां क्या बहसें होती हैं? वहां ये बहस होती है कि भाई सभी विपक्षी दलों को एक हो जाना चाहिए, सभी विपक्षी दल एक हो जाओ। लेकिन ये सब विपक्षी दल एक होके करेंगे क्या? क्या वही बिहार का मॉडल ले आएंगे जिसमें लेफ्ट भी है, जहां बुलडोजर चलता है? या कहेंगे आप कि अगर बिहार में बुलडोजर चलता है तो हम ऐसे सरकार समर्थन नहीं करेंगे, हम अलग होंगे उससे? अगर छत्तीसगढ़ में इसी तरह से दमन होता रहेगा तो हम कांग्रेस को घेरेंगे, कांग्रेस से कहेंगे कि आप इस पर अपनी नीति स्पष्ट कीजिए, अदरवाइज हम बीजेपी को हराने के लिए भले काम कर दें लेकिन हम आपका समर्थन, बीजेपी को हराने तक हम काम करेंगे लेकिन हम आपके बारे में भ्रम जनता के बीच में नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि आप तो वही कर रहे हो। आप भी अगर अदानी को ले जाके राजस्थान में माला पुष्प पहनाएंगे तो हम तो आपसे कहेंगे कि आपकी पूरा आपकी भी नियत साफ नहीं है। तो इन प्रश्नों पर मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ है वो वामपंथी जनवादी जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, अभी भी जो पॉइंटेड संकट है उस संकट पर बहस नहीं कर रहे। मैं बार बार जो कह रहा हूं, ग्लोबल कैपिटल कोई थ्योरेटिकल बहस नहीं है, ये पॉलिटिकल नेसेसिटी है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में किसानों को एमएसपी मिले, शिक्षा यूनिवर्सल लोगों को मिले, यूनिवर्सल हेल्थ केयर हो, तो कम से कम अपने देश की पूंजी को रेगुलेट करने दीजिए। ये सेल कंपनियां जो पकड़ी गई हैं इनकी पूरी संपत्ति जब्त कीजिए। अब कब आप राष्ट्रीयकरण करेंगे? सब बात तो साफ हो गई। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के माध्यम से अभी फोर्ब्स का भी रिपोर्ट आ गया। आपने जो अंपायर खड़ा किया, माने आपने पूरे स्टॉक मार्केट को गिरवी रह करके आप रूस से पूरा का पूरा लोन उठा लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि राज्य कब अपनी भूमिका निभाएगा? हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, कब अपनी भूमिका निभाएंगे? जितने लोगों ने सेल मार्केट बना करके ब्लैक मनी की है, क्यों नहीं मॉरिशस और सिंगापुर का रूट आप ब्लॉक करते हैं? क्यों नहीं कहते कि पूंजी यहां आएगी नहीं, और आएगी तो उस पर भी टैक्सिंग होगी, रेगुलेट होगा और ये पता लगाया जाएगा कि ये पूंजी कहां से आई और किसने इन्वेस्ट किया। आपने पूंजी को माया बना दिया। आए या हम कुछ नहीं पूछेंगे और आपको पूरा का पूरा डिक्टेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आज हमारा जो राज्य है रेगुलेटर की भूमिका में ग्लोबल कैपिटल की एजेंसी बन गया है, बढ़ चढ़ के उसकी जन विरोधी नीतियों को लागू करने का। अगर 2024 के भी चुनाव में वो विवाद नहीं बना
इसको हराओ उसको हराओ के नाम पर अगर आप करते रहे तो जैसे आपने पहले किया था, साफ है, चाहे यूएफ की गवर्नमेंट बनी हो, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट बनी हो, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट बनी हो, आर्थिक नीतियां सबकी बराबर रही हैं। और यही वो आर्थिक नीतियां हैं जो हमारे देश में सांप्रदायिकता, जो हमारे देश में बेकारी, जो हमारे देश में महंगाई और आम जनता की दरिद्रता के लिए जिम्मेदार है। इसलिए यह आर्थिक नीति सामान्य नीति नहीं है, यह हमारे राष्ट्र को रौंदते हुए, हमारे देश को रौंदते हुए ग्लोबल कैपिटल का एक अभियान है, जिस अभियान के तहत 1% आदमी 40% संपत्ति का मालिक हो जाता है। सन 37 में कितना पैसा था इन लोगों के पास? सन 80 में कितना पैसा था इन लोगों के पास? 80 में 6% 7% ही इकोनॉमी पे कंट्रोल करते थे। आज 5% लोग हैं, 60% से ज्यादा इतनी बड़ी आबादी है। वो आबादी को आप अभी भी मानते हैं कि 10,000 के नीचे या ज्यादा से ज्यादा 20,000 के नीचे जनता है। आज हालत ये हो गई है कि जनता वस्तु बन गई है, उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया है, उसकी संवेदनाएं, उसकी पूरी जिंदगी सब नियत पर निर्भर हो गई हैं। यही वो दौर है। मैं अपने मित्रों से कहता हूं, हम लोगों का काम यह है कि हम देश के पैमाने पर देखें कितने लोग जो यह भयावह स्थिति ग्लोबल कैपिटल ने पैदा कर दी है हमारे नागरिकों के सामने, चाहे दंगे के रूप में, चाहे फसाद के रूप में, चाहे महंगाई और बेरोजगारी के रूप में, चाहे यह फांसीवादी तानाशाही के रूप में, इससे निपटने का एक ही रास्ता है कि जो हमलावर रुख है ग्लोबल कैपिटल का, कारपोरेट का, उसके खिलाफ जनता को खड़ा करें। और यह सवाल अगर हल हो जाएगा तो हमारे देश में सांप्रदायिकता को भी परास्त करने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैं ये समझता हूं जो आप कह रहे हैं, समझने वाले पॉलिटिकल इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं, और जो समझते भी हैं बहुत माइनॉरिटी में है। जो नहीं समझते हैं वो जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, उन्होंने ये मान लिया है टीना फैक्टर कि अब हमारी नियति है इसको स्वीकार करना। जब तुम्हारी नियति है कि देश को गुलामी की तरह जो ले जा रहे हैं उनके सामने सरेंडर करना, तो तुम्हारे विरुद्ध जनता को खड़ा करना भी हमारा फर्ज है। और वह फर्ज हम राजनीतिक रूप से निभाना चाहते हैं, और उसी के लिए मैं हर जगह अपने साथियों से बात कर रहा हूं। और मुझे वो इसी क्रम में हमने देखिए दिल्ली में युवाओं का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें ये तय हुआ, वो हमारी कोई पार्टी के, हमारे आंदोलन के नहीं है, जितने जगह जगह लड़ने वाले युवा थे, हमने कहा कम से कम राइट टू एम्प्लॉयमेंट लीगल राइट बन जाए, इसको आप लोग जगह जगह लड़ रहे हो, इसको उठा दो। बड़े पैमाने पर नौजवानों ने ये सवाल उठाया है, जगह जगह लड़ भी रहे। कम से कम इतना तो कर दो कि जितने बैकलॉग्स हैं 1 करोड़ के लगभग, जो राज्य और केंद्र में मिला करके जगहें हैं, उसको तो भर दो। अगर यह सवाल भी क्यों नहीं भर पा रहे हो इसको बताओ ना। हमारे यहाँ इतनी नौकरियां हैं, क्यों नहीं पूरी हो रही? इसलिए ना कि जो ग्लोबल मास्टर है उसको संतुष्ट करना चाहते हो कि नहीं 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 हम आ जाएंगे तो हम आपके विरुद्ध नहीं जाएंगे। आप उनसे सर्टिफिकेट लेकर के सत्ता बदलना चाहते हो। तो मैं ऐसी किसी विपक्षी एकता की सार्थकता नहीं देखता हूं जिसके पास अपना कोई पीपुल्स एजेंडा, नेशनल एजेंडा न हो। और कम से कम अगर वो लोग नहीं बनाते तो हमारे जैसे जो डेमोक्रेट्स हैं, हमारे जैसे पॉलिटिक्स को जमीनी स्तर पर बुनियादी तौर पर बदलने वाले लोग हैं, उनको ये बीड़ा उठाना चाहिए, उनको ये कार्यभार पूरा करना चाहिए। आपने जो बात की, इस सवाल ने बहुत सारे और सवाल पैदा किए हैं जिनके बारे में हम अगली बार बात करेंगे और जल्दी ही बात करेंगे। पर आपने जो एक पक्ष रखा, उस पक्ष के बारे में आज के श्रोता क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या उनकी राय है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जब आप अखिलेश जी से सुनने की मांग करते हैं तो उनकी बात के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दें
कि आपको कैसा लगा कार्यक्रम। अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी हम बुलाएंगे, नमस्ते। क्योंकि जो सवाल खड़े हुए हैं उन सवालों के ऊपर बातचीत करने के लिए। नमस्कार।